आज हम समझने का प्रयास करेंगे द्वितीय जो आंग्ल कर्नाटक युद्ध है। आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि ये थोड़ा समझने में दिक्कत होता है। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध, ये तो पहले आपको याद रखना है कि इसका कारण भारत में था। भारतीय राजाओं के उत्तराधिकार को लेकर ये लड़ाई लड़ी गई थी, जबकि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो है उसका कारण यूरोप में था। यूरोप में ऑस्ट्रिया जो देश है उसके उत्तराधिकार को लेकर वो लड़ाई लड़ी गई थी और एक्सला सापेल के संधि के तहत वो युद्ध खत्म हो गया था। लेकिन अगले साल ही यानी वो 1746 से 1748 तक चला और 1749 ईस्वी में ही द्वितीय कर्नाटक युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इसका कारण यह था कि जो कर्नाटक के शासक हैं अनवरुद्दीन, तो वहां कर्नाटक में भी शासक की मृत्यु के बाद में यहाँ उत्तराधिकार की युद्ध चल रहा है। और एक और क्षेत्र है दक्कन प्रदेश जो है, वहां पर निजामुल मुल्क आसफ जाह के मरने के बाद में उनके पुत्र गद्दी की दावेदारी करते हैं। उनके जो 3 लोग थे वहां पर नासिर जंग, मुजफ्फर जंग और सलावत जंग। तो सलावत जंग तो गद्दी की दावेदारी नहीं कर रहा था, लेकिन नासिर जंग, मुजफ्फर जंग ये दोनों गद्दी की दावेदारी कर रहे थे। लेकिन मुख्य बात यह है कि गद्दी पर बैठता कौन है। तो आपको याद रखना है कि जो दक्कन में मुजफ्फर जंग है वो गद्दी पर बैठे हुए हैं और वो फ्रांसीसियों के दोस्त हैं। और जो नासिर जंग जो गद्दी प्राप्त करना चाहता है वो अंग्रेजों के दोस्त हैं। नासिर जंग अंग्रेजों के दोस्त हैं, मुजफ्फर जंग फ्रांसीसियों के दोस्त हैं। और वैसे ही हम देखेंगे कि कर्नाटक में जो है वो गद्दी पर बैठा हुआ है अनवरुद्दीन, लेकिन ये फ्रांसीसियों के दुश्मन है क्योंकि प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध में इनके बेटा जो था उसे मार दिया गया था अडियार के युद्ध में डुप्ले के द्वारा। तो जो अडियार का युद्ध हुआ था वो इसके ही साथ हुआ था, अनवरुद्दीन के साथ और फ्रांसीसियों के साथ। तो इसलिए फ्रांसीसी अनवरुद्दीन के दुश्मन है। या जो अनवरुद्दीन है वो किसके दोस्त हुए? अनवरुद्दीन अंग्रेजों के दोस्त हैं। अनवरुद्दीन जो कर्नाटक में गद्दी पर बैठे हैं ये अंग्रेजों के दोस्त हैं, फ्रांसीसियों के दुश्मन हैं। तो यहाँ पर जो फ्रांसीसी हैं वो हम देखेंगे कि फ्रांसीसियों के मदद से ही जो मुजफ्फर जंग है वो गद्दी पर बैठा हुआ है, वो दक्कन का शासक। लेकिन मुजफ्फर जंग, फ्रांसीसी डुप्ले और चंदा साहब, फ्रांसीसियों के जो गवर्नर था डुप्ले और चंदा साहब कौन है? तो ये अनवरुद्दीन के दामाद जो कि गद्दी पर बैठना चाहते हैं, लेकिन अभी बैठे कौन है? कर्नाटक के जो शासक है वो अभी अनवरुद्दीन है, लेकिन चंदा साहब बनना चाह रहे हैं। तो आपको याद रखना है कि चंदा साहब फ्रांसीसी और मुजफ्फर जंग ये इसका एक गुट है। और जो मुजफ्फर जंग का भाई है नासिर जंग अनवरुद्दीन और अंग्रेज का एक गुट है। अब यहाँ पर अनवरुद्दीन को गद्दी से हटाने के लिए आता है डुप्ले यानी फ्रांसीसी और उसके मदद करता है मुजफ्फर जंग उसकी मदद करता है। और ये चंदा साहब, मुजफ्फर जंग और अनवरुद्दीन के ऊपर ये हमला कर देते हैं। फ्रांसीसी, चंदा साहब, मुजफ्फर जंग मिलके किसके ऊपर ये हमला कर देते हैं? तो आपको याद रखना है अनवरुद्दीन के ऊपर। और अंबूर के युद्ध में अनवरुद्दीन को मार दिया जाता है और जो 1749 ईस्वी में मार दिया जाता है और इसका बेटा मोहम्मद अली भाग के त्रिचिनापल्ली चला जाता है और यहाँ चंदा साहब को शासक बना दिया जाता है, जो कि अब फ्रांसीसियों के दोस्त हैं, यानी कर्नाटक में फ्रांसीसियों की जीत हुई। अब बचा दक्कन वाला प्रदेश जहां मुजफ्फर जंग तो गद्दी पर है और यहाँ नासिर जंग जो अंग्रेज उसकी मदद कर रहे हैं मुजफ्फर जंग को हटाने के लिए। और वो क्या करते हैं? अंग्रेज की यहाँ पर नासिर जंग की अपने ही सेनाओं में विद्रोह हो जाता है और नासिर जंग की हत्या कर दी जाती है। तो अभी गद्दी पर तो मुजफ्फर जंग ही है, तो मुजफ्फर जंग की ये फ्रांसीसी मदद करते हैं और नासिर जंग की उतनी अच्छी मदद अंग्रेज नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण नासिर जंग मारा जाता है और फ्रांसीसियों की जीत होती है, यानी मुजफ्फर जंग ही गद्दी पर बैठा रहता है।
मुजफ्फर जंग गद्दी पर जो था वो गद्दी प्राप्त करता है, लेकिन यहाँ बुस्सी जो था वो फ्रांसीसियों के तरफ से भेजा गया था, एक बुस्सी सेनापति। वो क्या करता है कि उसे ये आदेश दिया गया था कि अगर मुजफ्फर जंग पर शक हो तो उसे मार दिया जाए, और सच में मुजफ्फर जंग पर शक था। वो शायद धोखा देने वाले था डुप्ले को यानी फ्रांसीसियों को, इसलिए मुजफ्फर जंग को भी मार दिया जाता है, और सलावत जंग जो किसी तरह से सत्ता की दावेदारी नहीं कर रहा था उसे फ्रांसीसी गद्दी पर बैठा देते हैं। तो सलावत जंग यानी फ्रांसीसियों की जीत हो जाता है। कहां पर हम देखेंगे कि फ्रांसीसी मजबूत थे अंग्रेजों से, तभी तो वो कर्नाटक में भी जीत गए, दक्कन क्षेत्र में भी जीत गए। दोनों जगह पर उनका जो प्रतिनिधि था वो शासक बनता है, जो फ्रांसीसियों की मदद करे, जो फ्रांसीसियों का दोस्त हो उसे ये शासक बनाते हैं और उसे मार देते हैं जो अंग्रेजों का मदद करे। तो अब लेकिन एक व्यक्ति बचा हुआ है, जो कर्नाटक के नवाब तो चंदा साहब बन गए हैं, लेकिन अनवरुद्दीन जिसे मारा गया था उसका बेटा अभी मोहम्मद अली जिंदा है, जो कि त्रिचिनापल्ली में था। और अंग्रेज अब सोचते हैं कि मोहम्मद अली की मदद करके कैसे भी कर्नाटक की गद्दी पर चंदा साहब को हटा के बैठा देना है। लेकिन जो फ्रांसीसी हैं वो इस बात को समझ जाते हैं और वो सेना ले जाकर के त्रिचिनापल्ली में इकट्ठा कर देते हैं। इस तरह से एक तरफ अंग्रेजों की सेना, एक तरफ फ्रांसीसियों की सेना, इसे कहते हैं त्रिचिनापल्ली के घेरा। लेकिन यहाँ पर युद्ध नहीं होता है। अब होता क्या है कि अंग्रेजों के सेना में एक क्लर्क था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो अस्टुअर्ट, जो हम देखेंगे कि उसे अस्टुअर्ट को ये सलाह देता है कि देखिए आप क्या कीजिए कि यहाँ पर जो ऐसे तो वो क्लर्क था, मतलब सेनापति नहीं था, सैनिक नहीं थे, लेकिन उसका दिमाग का बहुत तेज व्यक्ति था, इसलिए उसे सेनापति बना दिया जाता है अंग्रेजों के द्वारा। वो कहता है, क्लाइव कहता है, सलाह देता है कि क्यों ना हम यहाँ त्रिचिनापल्ली में जो चंदा साहब और फ्रांसीसी आकर के यहाँ घेरा डाले हुए हैं, तब तक हम इनकी राजधानी अर्काट में कोई नहीं है, वहां सेना नहीं है, इसका लाभ उठा करके अर्काट पर हमला कर देते हैं। और ये अर्काट में सेनाएं भेजेंगे तो इनकी सेना कमजोर पड़ जाएगी, दो तरफ इनका ध्यान बट जाएगा, फिर हम इन्हें आसानी से हरा सकते हैं। तो ये सलाह अच्छा दिया। इसीलिए अस्टुअर्ट ने क्या किया कि इन्हें, जो क्लाइव था उसे सेनापति भेज के और बना के और भेज दिया कहां पर, अर्काट में। अर्काट कर्नाटक की राजधानी में, जो चंदा साहब की राजधानी थी। तो अब वहां पर अर्काट इनके हाथ से निकल गया, वहां पर अर्काट में घेरा डाला गया और पूरी तरह से कर्नाटक में अर्काट में जीत हो जाता है अंग्रेजों का। और यहाँ पर फ्रांसीसी जो थे उनका हार हो जाता है, चंदा साहब को मार दिया जाता है और इस तरह से मोहम्मद अली को वहां का शासक बना दिया जाता है। तो एक जगह पर यहाँ पर अंग्रेजों की जीत हो गई कर्नाटक में। मतलब फ्रांसीसी, चंदा साहब तो मारे गए फ्रांसीसियों की तरफ से जो थे, तो अब मोहम्मद अली यहाँ का शासक बन गया, जो अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी अंग्रेजों के जो दोस्त हैं। तो हम देखेंगे कि एक जगह पर तो फ्रांसीसियों की जीत हुई, कहाँ, दक्कन प्रदेश में, जहां पर सलावत जंग शासक बना। और दूसरे क्षेत्र में यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कर्नाटक है वहां पर अंग्रेजों की वास्तविक रूप से जीत हुई। और ये युद्ध समाप्त कैसे हुआ, तो ये जो 1749 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन क्या होता है कि 1754 ईस्वी में ये युद्ध समाप्त होता है और 1755 ईस्वी में एक संधि होता है। और उस संधि के तहत हम देखेंगे कि ये संधि किया गया। और ये संधि कैसे हुआ कि अब जो डुप्ले था उसे वापस बुला लिया जाता है और दूसरे व्यक्ति को यहाँ पर भेज दिया जाता है, डुप्ले की जगह पर गोडेहू को भेज दिया जाता है। और वो आया ही था संधि करने के लिए कि जाओ तुम संधि करो, ये व्यक्ति बड़ी खतरनाक है, ये सिर्फ युद्ध ही लड़ता रहता है, जिससे काफी युद्ध लड़ने में काफी क्षति भी होता है सैनिकों की। तो काफी सेनाओं की क्षति हुई और उस क्षति के कारण, इतनी सेनाओं की क्षति हुई कि इस क्षति के कारण अब मतलब सरकार जो है वो गुस्सा हो गई और इसे डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेहू को भेज दिया और यहाँ पर संधि करने के लिए ही भेजा था। तो यहाँ पर संधि हो गई। कब हुआ? 1755 ईस्वी में संधि हुआ और द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है वो समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो
समाप्त हो गया। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध हमने पढ़ लिया है और ये है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। अब हम देखेंगे कि तृतीय कर्नाटक युद्ध, जिसे सप्तवर्षीय युद्ध के नाम से जाना जाता है, वो सन 1756 ईस्वी में कैसे शुरू हुआ और 1763 ईस्वी तक चलेगा। तो अगले वीडियो में हम सप्तवर्षीय युद्ध यानी तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।